नमस्कार बच्चों। हमारा टॉपिक चल रहा था किंगडम मोनेरा। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। अब ये है हमारा पार्ट 2। इसमें स्पेशली हम लोग बैक्टीरिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यू बैक्टीरिया के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। बैक्टीरिया को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, या ये कहेंगे किंगडम मोनेरा को भी हमने दो डोमेन में डिवाइड किया था। एक था आर्की बैक्टीरिया और एक था यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो कल हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, जैसे खास करके उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने जाना था। कोई साइंटिस्ट आया, उसने उसको प्लांट में रख दिया, कोई आया उसको एनिमल में रख दिया। फिर आर एच विट्टाकर जी आए, उन्होंने कहा नहीं आप परेशान मत हो, आपके लिए हम अलग से किंगडम बना रहे हैं। और फिर बैक्टीरिया को एक प्रॉपर बैक्टीरिया और आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, उन दोनों को प्रोकैरियोट मान करके और उनके लिए एक सेपरेट किंगडम मोनेरा बनाया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, और उनको एक सुरक्षित जगह दी गई। यहां तक हम देख लिए थे। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं हम लोग। अब हम बात करें इसकी अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन की। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि हमको ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, यानी कि ये जो ईयू बैक्टीरिया है, ये कहां कहां पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, किन जगहों पर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, कैसी कैसी इनकी हैबिटेट्स हैं, उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले बात करें यहां पर एक्वाटिक बैक्टीरिया। ऐसी इसमें डाल दीजिएगा, हेडिंग पर डाल करके लिखिएगा। सबसे पहले आप लिखिएगा एक्वाटिक बैक्टीरिया। एक्वाटिक बैक्टीरिया। एक्वाटिक बैक्टीरिया में क्या है भाई, नाम से भी समझ में आ रहा है, एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले बैक्टीरिया हैं। तो ये कौन से बैक्टीरिया हैं जो पानी में रहते हैं? जैसे एग्जाम्पल इनके बहुत जरूरी हैं। जैसे एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, साल्मोनेला। साल्मोनेला नाम सुने हो? ये जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है ना, ये एक्वाटिक बैक्टीरिया है, पानी में रहता है। एक विब्रियो बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विब्रियो बैक्टीरिया। ये जो विब्रियो बैक्टीरिया है ना, ये भी एक्वाटिक बैक्टीरिया में ही आता है। एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, सिगेला। सिगेला, ये सिगेला जो है वो भी किस में आता है? एक्वाटिक बैक्टीरिया में आता है। दूसरा जो कैटेगरी है यहां पर, वो है टेरेस्ट्रियल बैक्टीरिया की। टेरेस्ट्रियल बैक्टीरिया। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पर रहने वाले। यहां पर एक्वाटिक का मतलब क्या है? एक्वाटिक का मतलब है जो पानी में रहते हों, इन दी वाटर या ऑन दी वाटर, जिनको पानी की जरूरत है रहने के लिए। और टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है? यहां पर टेरेस्ट्रियल का मतलब है जो जमीन पर रहते हो, इन या फिर हम कहें ऑन लैंड। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी लिख सकते हो, ऑन और इन वाटर, या जो पानी में रहते हो या पानी के ऊपर रहते हो, वो एक्वाटिक है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पर रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से हैं? बहुत पॉपुलर नाम है इसके अंदर। जैसे एक नाम है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। ऐसी एक है इसके अंदर नाइट्रोबैक्टर। इन दोनों का नाम कभी सुने हो? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, बहुत पॉपुलर बैक्टीरिया है ये। एक प्रक्रिया होती है, कभी सुना हो आप लोगों ने, नाइट्रिफिकेशन। नहीं पता तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। नाइट्रिफिकेशन नाम की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उसमें ये दोनों इन्वॉल्व है। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रिफिकेशन करते हैं। ये दोनों ही बैक्टीरिया क्या है भाई? आपके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। ये किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है? ये इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नाइट्रिफिकेशन नाम की जो प्रक्रिया होती है, मिट्टी के अंदर होती है ये, और हमारे खेतों के लिए भी बहुत बढ़िया मानी जाती है। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के तौर पर जाने जाते हैं। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होगी ही नहीं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्री सॉरी फाइंग बैक्टीरिया। इसलिए इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको कहा जाता है कि ये है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसके अलावा राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, ये भी है इंपॉर्टेंट। एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया नाम सुना होगा आप लोगों ने। इसके अलावा एक राइजोबियम है। इसके अलावा एक क्लॉस्ट्रीडियम है। क्लॉस्ट्रीडियम। तो ये काफी सारे पॉपुलर बैक्टीरिया हैं, जो सब कैसे हैं? आपके टेरेस्ट्रियल बैक्टीरिया हैं, यानी कि जमीन पर रहने वाले बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हवा में भी रहते हैं,
उनको कहेंगे हम लोग एयरबॉर्न बैक्टीरिया। उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये है एयरबॉर्न बैक्टीरिया। एयरबॉर्न बैक्टीरिया, एयरबॉर्न बैक्टीरिया। एयरबॉर्न बैक्टीरिया कौन? सीधी सी बात है, जो हवा में रहते हो। हवा में जैसे मैं ये सांस ले रहा हूं तो हो सकता है इस हवा में वो बैक्टीरिया हो। जैसे जैसे बैसिलस बैक्टीरिया, एग्जाम्पल जरूर याद रखना है अपन को, बैसिलस बैक्टीरिया। जैसे सारसिना बैक्टीरिया, तो ये बैसिलस सारसिना ये सब क्या है? एयरबॉर्न बैक्टीरिया है। ऐसे ही कुछ होते हैं आपके फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया। फूड, हम लोग कभी खाना खा लेते हैं ना, तो खाना खाते वक्त हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, कहते हैं कि इसमें बैक्टीरिया पनप गए, ये खाना जो है वो बेकार है। तो उनको बोलते हैं हम लोग फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया, जिनको खाने से हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जो हम इंसानों को या जानवरों को बीमार कर देते हैं, उनको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। जैसे एंटेरोकोकस, एग्जाम्पल जरूर याद रखना है बस, एंटेरोकोकस, ठीक है। और एंटेरोकोकस के अलावा ये को लिख लेना माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस। तो ये जो बैक्टीरिया है दोनों के दोनों काय में आते हैं? फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया में आ जाते हैं। ऐसी कुछ बैक्टीरिया है जो मीट और अंडों को खराब कर देते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग मीट एंड एग स्पॉइलिंग, एग स्पॉइलिंग बैक्टीरिया। यानी मीट को और अंडों को खराब करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? जो मीट को और अंडों को सड़ा देते हैं, बेकार हो जाते हैं। उसमें सबसे ऊपर आता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये नाम का जो बैक्टीरिया ना, इसको याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ये मीट और एग स्पॉइलिंग बैक्टीरिया है। ऐसे ही एक होते हैं मिल्क स्पॉइलिंग बैक्टीरिया। दूध हमारे घर में रहता है, बेकार हो जाता है, फट जाता है। हालांकि फटने के पीछे और भी कारण होते हैं, दही जमाया जाता है तब भी फटता है। लेकिन दूध जो बेकार हो जाता है उसमें बेसिकली, या सिंपल सी भाषा में मैं कहूं कि दूध में पाए जाने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया या अच्छे बैक्टीरिया कौन से हैं? तो एक तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस ही है जिससे दही जमता है। दूध से दही जमाया जाता है ना, तो दूध से दही बेसिकली बैक्टीरिया की मदद से तो जमता है। बैक्टीरिया ही तो है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा बैक्टीरिया है? ये लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा दूध में पाया जाता है एक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी हमको दूध के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही हमको कुछ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो प्लांट के अंदर डिसीज कॉज करते हो, जो प्लांट के अंदर क्या करते हो? बीमारियां करते हो, डिसीज कॉज करते हो, कॉजेस डिसीज इन प्लांट। जो प्लांट के अंदर डिसीज कॉज करते हो उनको बोलते हैं हम लोग प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जैसे जैसे एक होता है जेंथोमोनास सिट्री, ये एग्जाम्पल का ही पूरा खेला है बाबू, एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना। जेंथोमोनास सिट्री, याद रखना इसको, जेंथोमोनास सिट्री। ये डिसीज कॉज करता है सिट्रस कैंकर, कॉजेस सिट्रस कैंकर डिसीज, ठीक है। सिट्रस कैंकर, सिट्रस जैसे नींबू अपना हो गया, नींबू के जो प्लांट होते हैं ना उसमें डिसीज कॉज कर देता है सिट्रस कैंकर। एक होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, अगला नाम लिखिएगा इसमें एग्जाम्पल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एक ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। ये क्या करता है? ये आलू के अंदर क्राउन गॉल ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, कॉजेस क्राउन गॉल ट्यूमर इन पोटैटो। तो आलू के अंदर क्राउन गॉल ट्यूमर का फॉर्मेशन ये करता है कौन? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। और देखो भाई जेंथोमोनास ओराइजी, ये नाम सुने हो,
नहीं सुने हो तो अब सुन लो, जैंथोमोनास ओराइजी। यही है, देखो ये जैंथोमोनास सिट्री था, ये जैंथोमोनास ओराइजी है। ये भी क्या, एक प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। ये चावल के अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज कॉज करता है, कॉजेस बैक्टीरियल ब्लाइट इन राइस। रट लेना इनको बाबू, रट लेना, जितनी में मैं डिसीज लिखा रहा हूं ना, ये सब की सब रट लेना कि कौन कौन सी डिसीज कॉज करता है। ये तो कुछ ही एग्जाम्पल मैंने बताए हैं सिर्फ। उसके बाद हम बात करें यहां पर, ये नंबर कौन सा डाला हमने इसको, नंबर 7। 8वें नंबर पर हम लिखेंगे ह्यूमन, या कह सकते हैं अपन बैक्टीरिया पैथोजेनिक टू ह्यूमन, ह्यूमन बैक्टीरिया पैथोजेनिक टू ह्यूमन, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो हम इंसानों में डिसीज कॉज करते हैं, कॉजेस डिसीजेस इन ह्यूमन, यानी हम इंसानों में डिसीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया तमाम है हमारे अंदर। तमाम तो बीमारियां होती है बैक्टीरिया से। जैसे एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सुने हो नाम। कौन सी डिसीज कॉज करता है, टीबी। ट्यूबरकुलोसिस बीमारी जो होती है ना, वो इसी से होती है हम इंसानों में, कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस। ये ट्यूबरकुलोसिस नाम की जो बीमारी है वो इसी से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। एक होता है क्या बोलते हैं इसको, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। एक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। ये क्या करता है भाई, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, नाम से समझ में आ रहा है उसमें तो, टिटेनी, टिटनेस, टिटनेस नाम की बीमारी सुने हो, हाँ वो इसी से होती है। यही बैक्टीरिया है जो टिटनेस नाम की बीमारी करता है, टिटनेस डिसीज कॉज करता है। एक है डिप्लोकोकस निमोनी, बैक्टीरिया का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये कौन सी डिसीज कॉज करता है, ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है, निमोनी। तो निमोनी डिसीज कौन सी होगी, निमोनिया, न्यूमोनिया। ये कौन सी डिसीज कॉज करता है, निमोनिया डिसीज कॉज करता है। ठीक है, ये बीमारियों के नाम है। जैसे ये टिटनेस क्या है, बीमारी है। निमोनिया क्या है, निमोनिया बीमारी है। निमोनिया डिसीज का नाम है, निमोनिया एक बीमारी है। ठीक, और देखो भाई, जैसे साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, साल्मोनेला टाइफी। ये कौन सी डिसीज कॉज करता है भाई, साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड डिसीज। टाइफॉइड, टाइफॉइड होता है ना, कई लोगों को हो जाता है, मुझे तो पिछले साल हुआ था। टाइफॉइड डिसीज जो होती है वो इससे हो जाती है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। कई लोग तो इसको वायरस समझते हैं, जबकि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी एक बैक्टीरिया है और इससे होती है इन्फ्लुएंजा डिसीज। इन्फ्लुएंजा डिसीज सुना है ना, बड़ा कॉमन है। तो इन्फ्लुएंजा डिसीज जो है ना, वो इसी से होती है। ये डिसीज के नाम अच्छे से याद कर लेना, इन्फ्लुएंजा डिसीज इसी से होती है। एक आपका बैक्टीरिया है, क्या बोलते हैं इसको, अपना ये सिफिलिस डिसीज होती है उससे, ट्रिपोनीमा पैलिडम। एक ये लिखो, ट्रिपोनीमा पैलिडम। कौन सा बैक्टीरिया बच्चा, ट्रिपोनीमा पैलिडम। इससे कौन सी बीमारी होती है, सिफिलिस, सिफिलिस डिसीज इससे होती है। सिफिलिस नाम की जो बीमारी है वो इससे होगी। ठीक है, तो तमाम तरह के बैक्टीरिया हैं, बहुत है, ये तो मैं कुछ स्पेशली बता रहा हूं, ऐसे ना जाने और कितने सारे बैक्टीरिया हैं जो तमाम तरह की बीमारियां करते हैं। जैसे एक, आप बहुत साल पहले, आपकी बहुत साल के अभी भी हो जाती है, जैसे लेप्रोसी। और बहुत साल पहले एक प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, प्लेग, जो पाश्चुरेला पेस्टिस से होती है।
लिख लो, चलो इसको भी अब बोल ही दिया है तो। पास्चुरेला पेस्टिस, इससे कौन सी बीमारी? प्लेग। ठीक है, और एक और लिख लो आपकी, जो लेप्रोसी नाम की बीमारी होती है ना, बहुत कॉमन है लेप्रोसी, वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होती है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे होती है लेप्रोसी। ठीक है, भगवान करे कि ये बीमारी सिर्फ हम लोग बस पढ़ने में ही इस्तेमाल करें, कभी इसकी चपेट में ना आए। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, सिर्फ पढ़ ही लो बस, ये बोर्ड से बाहर निकल करके हमें चिपक ना जाए। ठीक है, चलो ये तो हमने बात की किसकी? बैक्टीरिया के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अकरेंस की। अब यहां पर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के साइज को लेकर के, कि भाई जो यू बैक्टीरिया है उसके साइज वगैरह को लेकर के चर्चा करें हम लोग। साइज ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया का साइज कैसा होता है या कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होगा भाई। अब देखो ना, इसके डाटा थोड़े वेरी करते हैं, लेकिन कुछ ऑथेंटिक अच्छी किताबें हैं, वहां से मैं आपको डाटा बता रहा हूं, जो आपके नीट एग्जाम में भी आ जाए तो वहां पर आप उसको दे सकते हो। इसकी जो लंबाई है वो वेरी करती है भाई, जरूरी नहीं कि सब बैक्टीरिया एक ही साइज के हों। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। लेंथ वेरीज फ्रॉम 0.1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन। लंबाई जो है बैक्टीरिया की वो 0.1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक हो सकती है। वहीं डायमीटर 0.5 से लेकर के 1 तक हो सकता है। डायमीटर की बात करें तो वो भी अलग ही है, वो भी वेरी करता है, 0.5 माइक्रोन टू 1 माइक्रोन तक। ये इसका डायमीटर भी हमको देखने के लिए मिल सकता है बैक्टीरिया का। सबसे छोटा कौन सा माना जाता है? सबसे छोटा बैक्टीरिया तो वो है माइकोप्लाज्मा। इस पर क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में, माइकोप्लाज्मा। इस पर भाई आईएमपी लगा देना या स्टार लगा देना, जो आपका इंपॉर्टेंट हो। क्या माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया यही है। इसका साइज बताया जाता है 0.1 माइक्रोन, मात्र 0.1 माइक्रोन। वन ये क्या है? डायमीटर है ये। 0.1 माइक्रोन क्या है बाबू? डायमीटर है। तो इसका डायमीटर है माइकोप्लाज्मा का। सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा बताया जाता है? यही माइकोप्लाज्मा ही बताया जाता है। और सबसे बड़ा बैक्टीरिया, सबसे बड़ा बैक्टीरिया बताया जाता है क्या बोलते हैं अपना, बैसिलस बुर्चली। बैसिलस ये बैसिलस बुर्चली, ठीक है, सॉरी एस तो लगा ही नहीं, बैसिलस बुर्चली। इसको कहते हैं कि ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया है, लार्ज बैक्टीरिया यही माना गया है। सबसे बड़ा बैक्टीरिया यही माना गया है। कहते हैं कि लगभग 80 माइक्रोन इसकी लंबाई है, लगभग 80 माइक्रोन जो है वो इसकी लंबाई है, और 3 से लेकर के 6 माइक्रोन तक ये चौड़ा है। 3 to 6 माइक्रोन इसकी चौड़ाई है, तो ये तो काफी बड़ा हो गया वो, है तभी तो बड़ा है। तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया की कैटेगरी में इसको मानते हैं, लार्ज बैक्टीरिया बोलेंगे, नॉट लार्जेस्ट। ऐसे तो एक और है जिसको बोलते हैं स्पाइरोचेट, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्पाइरोचेट। ये बैक्टीरिया जो है ना, इसको भी लार्ज बैक्टीरिया कहा जाता है, आल्सो अ लार्ज बैक्टीरिया। इसे लार्ज बैक्टीरिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भी साइज में काफी बड़ा होता है। इसका जो डायमीटर बताया जाता है वो लगभग 250 माइक्रोमीटर तक बताया जाता है। इसका जो डायमीटर है वो बताया जाता है 250 माइक्रोमीटर। कितना बताया जाता है? 250 माइक्रोमीटर स्पाइरोचेट का डायमीटर। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। हालांकि सबसे बड़ा बैक्टीरिया, ये तो केवल लार्ज, मैंने इसलिए लार्जेस्ट नहीं लिखा है क्योंकि लार्जेस्ट बैक्टीरिया का ये डिबेट है भाई, कोई कहता है कोई ये कोई ये, लेकिन फिर भी एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं हम लोग पोलोप्सिकियम। पोलोप्सिकियम नाम है उसका, ई उसके अंदर साइलेंट है, पोलोप
एक ये बैक्टीरिया है आपका पुलोप्सिकियम। पुलोप्सिकियम फिशेल सोनी करके है पूरा इसका नाम, फिशेल सोनी। इसका नाम अगर आप लोग याद कर पाओ तो कर लेना, अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्या है भाई, ई साइलेंट है, पुलोप्सिकियम फिशेल सोनी, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया ना एक मछली के अंदर पाया जाता है। मछली बेसिकली है, उसको सुजियन फिश बोलते हैं, उसके गट में, उसके पेट में पाया जाता है ये वाला बैक्टीरिया, फाउंड इन दी गट ऑफ फिश। एक मछली है, उस मछली के पेट में, गट में पाया जाता है, सुजियन फिश बोलते हैं, पूरा लिख लो इसको, सुजियन फिश। सुजियन फिश जो है ना, उसके अंदर हमें ये बैक्टीरिया देखने के लिए मिलता है, और कहा जाता है कि यही है सबसे बड़ा बैक्टीरिया। सबसे बड़ा बैक्टीरिया जो है वो इसी को माना गया है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया इसी को कहते हैं कि यही है लार्जेस्ट बैक्टीरिया। ऐसा कितना बड़ा है भाई ये? कहते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो 600 माइक्रोन तक है। इसका जो डायमीटर है वो 600 माइक्रोन तक का है। वाकई में बड़ा है भाई, फिर तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया 600 माइक्रोन तक का उसका डायमीटर है, तो वाकई बहुत बड़ा बैक्टीरिया ही है। फिर आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पर। अगली हेडिंग डाल दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। चलो, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की हम चर्चा करें तो इसको ना अलग अलग बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है। जैसे सबसे पहले हम बात करें बेस्ड ऑन द शेप। बेस्ड ऑन द शेप, सबसे पहले हम लोग शेप के बेसिस पर चर्चा करेंगे कि शेप के आधार पर बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए, बैक्टीरिया कभी भी एक जैसे शेप के नहीं होते, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कोई अलग शेप का, कोई अलग शेप का। बैक्टीरिया के पास अपने शेप में बहुत वेरिएशन है, बहुत ज्यादा। बैक्टीरिया हैव वेरिएशन इन दियर शेप। बैक्टीरिया के पास अपने शेप में बहुत वेरिएशन है, बहुत बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए उनके शेप में उनको मिल जाता है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेरिएशन, वेरिएशन इन दियर शेप, तो अलग अलग शेप के हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसी बेसिस पर हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है बाबू? 4 कैटेगरी में, डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। 4 कैटेगरी में हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया है। किस आधार पर? उनके शेप के आधार पर। सबसे पहला है कोकस। कौन सा है सबसे पहला? कोकस। कोकस बेसिकली एक सिंगुलर वर्ड है, ध्यान रखिएगा। कैसा है? सिंगुलर। एक हम लोग बोलते हैं कोकई। कोकई जो है वो एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है जी, याद रखना है इसको, ऑब्लिक करके लिख लेना। ये जो है वो प्लूरल है। तो ये तो खैर बच्चों वाली बातें हैं, ये बतानी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी बच्चे हैं भाई, आप भी तो बच्चे ही हो अभी छोटे। तो आप लोग पूछ लोगे सर कोकस और कोकई अलग अलग है? नहीं, ये कई चीज है। ये कोकस मतलब सिंगुलर वर्ड होता है और प्लूरल इसका कोकाई होता है। इनके बारे में सर क्या खास बात है? इनका शेप कैसा होता है? ये गोल आकार के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्फेरिकल। दीज बैक्टीरिया आर स्फेरिकल। कैसे होते हैं? ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, ऐसे गोल आकार के होते हैं, गोल होते हैं, स्फीयर शेप के अपन को देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे स्फीयर शेप के होते हैं। ठीक है, और सबसे छोटे बैक्टीरिया इन्हीं को कहा गया है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया यही है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की जो कैटेगरी है ना, वो यही है। सबसे छोटे बैक्टीरिया कौन से? कोकस बैक्टीरिया, सबसे छोटे बैक्टीरिया।
और तो और ये भी एक खिताब दिया गया है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी यही है, मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी यही है। एग्जाम्पल बताओ सर एक आधा, जैसे लिख लो माइक्रोकोकस, माइक्रोकोकस ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक, अब ये जो कोकस बैक्टीरिया है ना, ये भी अलग अलग टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोकस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि एक होता है जैसे कि एक होता है मोनोकोकस। मोनोकोकस ये बेसिकली इस आधार पर है कि बैक्टीरिया कितने ग्रुप में प्रेजेंट है। अगर बैक्टीरिया अकेला है, बिल्कुल अकेला प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकोकस, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाय सिंगल, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल, यानी कि वो अकेला ही है, बस अकेला है, बस केवल अकेला, एकदम डिस्क्रीट राउंड सेल है, बस एक ही है, कोई और उसके अलावा है ही नहीं। ठीक है, बस वो केवल अकेला है, यहां पर सिंगल है, बस केवल एक सिंगल डिस्क्रीट राउंड सेल, सबसे एकदम अलग थलग, मतलब ऐसा बैक्टीरिया है जिसको अलग रहना पसंद है, अकेला रहना पसंद है, वो है ये। एग्जाम्पल में जैसे माइक्रोकोकस फ्लेवस, माइक्रोकोकस फ्लेवस, ये बैक्टीरिया हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, ये हमेशा सिंगल सेल बस ऐसे ही देखने को मिलेंगे, इनको बोलते हैं मोनोकोकस। नाम से समझ में आ रहा है, मोनो का मतलब क्या होता है, वन, यानी एक ही सेल अपन को देखने को मिलेगा, तो मोनोकोकस। ऐसे ही एक होता है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, डिप्लो का मतलब क्या होता है, डिप्लो का मतलब होता है टू। इसका मतलब यहां पर नाम से क्लियर समझ में आ रहा है कि ये बैक्टीरिया हमेशा दो पाए जाते हैं, हमेशा डबल पाए जाएंगे। क्या होता है यहां पर, अब डबल कैसे होते हैं, जो बैक्टीरिया का सेल है वो डिवाइड होता है, और एक बार डिवाइड होगा, एक पर्टिकुलर प्लेन में डिवाइड होगा, और डिवीजन के बाद वो जो सेल है वो हमेशा उससे अटैच रहेगा। क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये अभी एक सिंगल है, सिंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें होगा डिवीजन, इसमें डिवीजन होगा और एक पर्टिकुलर प्लेन में होगा, मान लीजिए ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए, किसी भी तरीके से हो जाए। तो मान लीजिए इसमें डिवीजन हो गया इस प्लेन में, ऐसे डिवीजन हुआ तो यहां पर ये दो बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा, ठीक है, और एक दूसरा ये बन जाएगा, लेकिन ये जो है वो अलग नहीं हुए, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये ढंग से ही बना लो उसको, ये अलग नहीं हुए, एक दूसरे से चिपके हुए हैं ये। ठीक, ध्यान रखिएगा, आफ्टर द डिवीजन, डिवीजन के बाद इनको अलग हो जाना चाहिए था, दो हो जाने चाहिए थे, दो तो हो गए हैं, लेकिन एक दूसरे से अटैच्ड है। यहां पर सेल रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर, सेल रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर, और ज्यादातर ये किस फॉर्म में मिलेंगे, हमेशा पेयर्ड फॉर्म में मिलेंगे। तो यहां पर ये हमेशा पाए जाते हैं कैसे, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेड बाय पेयर, पेयर का मतलब टू, कम से कम दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे साथ में, ऐसे दो मिलेंगे साथ में, कम से कम दो। एग्जाम्पल जैसे डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, ये इसका एग्जाम्पल है, डिप्लोकोकस निमोनी, याद रखना। ऐसे ही एक तीसरी कैटेगरी है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एक ये है, स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस में सेल डिवाइड होते हैं, एक ही प्लेन में डिवाइड होते हैं और लगातार डिवाइड होते हैं और एक चेन बना लेते हैं। ऐसे मान लीजिए ये एक सेल हो गया, ठीक है, ये सेल एक मान लीजिए इस प्लेन में डिवाइड हो रहा है, तो इस प्लेन में ये डिवाइड हुआ तो इसने ऐसे दो सेल बना लिए,
ठीक है, फिर इसमें डिवीजन होगा मान लीजिए, फिर मान लीजिए दोनों में डिवीजन हुआ तो यहां पर ये 4 बन गए। मान लीजिए इसमें फिर से डिवीजन हुआ तो ये और बड़ी चेन बन गई ऐसी, तो ये और बड़ी चेन बन गई यहां पर। तो यहां पर क्या होगा, एक चेन बन जाएगी, यहां पर सेल डिवाइड होगा और लगातार डिवाइड होगा, सेल डिवाइड रिपीटेडली, बार बार डिवाइड होगा और एक ही प्लेन में डिवाइड होगा, इन सिंगल प्लेन, इन सिंगल प्लेन, सिंगल प्लेन में डिवाइड होगा। और डिवीजन के बाद वो सेल सब की सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और वहां पर बना देंगे एक चेन। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गई है, टू फॉर्म अ चेन ऑफ सेल। तो यहां पर ये जो बैक्टीरिया है ये हमेशा चेन के फॉर्म में मिलेंगे, हमेशा चेन के फॉर्म में। ठीक, तो यहां पर स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या है, यहां पर जो बैक्टीरिया है वो रिप्रेजेंट करते हैं खुद को काय से, रिप्रेजेंटेड बाय द चेन ऑफ सेल, पूरी सेल की चेन होती है। एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये हो गया जी इसका एग्जाम्पल। सिंपल है, सॉरी नहीं ठीक है, पायोजेंस ई भी आएगा इसमें आई थिंक, पायोजेंस। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही एक चौथी कैटेगरी है इसमें, टेट्राकोकस, टेट्राकोकस। अब टेट्राकोकस में क्या है, टेट्राकोकस नाम से समझ में आ रहा है, टेट्रा, टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार, टेट्रा का मतलब क्या है, चार। तो सीधी सी बात है, चार सेल वहां पर प्रेजेंट होंगे। यहां पर सेल जो है ना वो दो प्लेन में डिवाइड होता है, दोनों राइट एंगल होते हैं एक दूसरे के। जैसे एक सेल ये हो गया, एक सेल है, पहले ये डिवाइड होगा, मान लीजिए पहले ये इस प्लेन में डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर ये दो सेल बन गए। ठीक है, फिर मान लीजिए ये इस प्लेन में डिवाइड हो रहा है, तो ये फिर आपके दो सेल ऊपर और दो सेल नीचे बन गए। ये है यानी कि एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, यहां पर जो सेल होगा वो डिवाइड होगा, सेल डिवाइड्स इन टू प्लेन्स, और दोनों प्लेन्स जो होंगे वो राइट एंगल होंगे एक दूसरे के, राइट एंगल टू ईच अदर। ये दोनों प्लेन्स जो है वो कैसे होंगे, एक प्लेन अगर ऐसे हो तो दूसरा प्लेन फिर ऐसे, पहला एक डिवीजन अगर ऐसे होगा तो दूसरा डिवीजन फिर ऐसे होगा। तो ऐसा यहां पर कितने बन जाएंगे, चार सेल बन जाएंगे। दिख रहा है साफ साफ, चार सेल वहां पर बन गए, इसको बोलते हैं टेट्राकोकस। तो यहां पर ये टेट्राकोकस का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करेंगे खुद को काय से, बाय दी फोर सेल, चार सेल जो होंगे वो एक दूसरे से चिपके होंगे, उनसे ये रिप्रेजेंट करेंगे, उनको बोलेंगे टेट्राकोकस। एग्जाम्पल है इसमें टेट्राजीना, गैफिकिया टेट्राजीना, ये कैसा नाम है भाई, गैफिकिया टेट्राजीना। ये एग्जाम्पल बस आप याद रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, टेट्राकोकस का। ठीक, ये हो गया इसका इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें तो इसमें एक और आप बता सकते हो, वो है स्टेफाइलोकोकस, और लिख लो स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एक ये है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस में जो सेल है वो थ्री प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, सेल डिवाइड इन थ्री प्लेन्स, थ्री प्लेन्स में डिवाइड करेंगे, उससे क्या होगा, जब वो थ्री प्लेन्स में डिवाइड करेंगे ना तो वहां पर एक, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर का गुच्छा, वैसा ही एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इसमें डिवीजन हुआ, मान लीजिए ये दो बन गए, फिर मान लीजिए इसमें डिवीजन हुआ तो फिर ये आपके ऐसे ऐसे बन गए, फिर इसमें और डिवीजन हुआ तो ये बन गए, यानी कि यहां पर एक तरीके से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर, जिस ये कैसा दिख रहा है आपको, जैसे अंगूर का गुच्छा हो, बंच ऑफ ग्रेप, कैसा दिख रहा है, ये लुक लाइक द बंच ऑफ ग्रेप,
ऐसा स्ट्रक्चर यहां पर बन जाता है। ठीक, तो यहां पर 3 फेजेस में, 3 प्लेन में डिवीजन होता है, जिससे यहां पर एक अंगूर के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, उसका कोई प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि वो स्क्वायर है, कि वो क्यूब फॉर्म में, एक रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन है, इन इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन, एक इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन में वो एक अंगूर के गुच्छे जैसा बन जाता है, उसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और देखो भाई, एक और लिख सकते हो इसमें, एफ में लिखो सारसिना। एक काम करो फिर, यहां पर जैसे अपन इसको लिख ही रहे ना, तो वहां पर वो 4 टाइप हटा दो फिर, जो हमने कर लिया था ना। खैर किया ही नहीं, हम तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप पढ़ रहे हैं। अच्छा, वो 4 टाइप तो अलग है। फिर उसके बाद एक है सारसिना। सारसिना में जो सेल है वो डिवाइड होता है 3 प्लेन्स में। सेल यहां पर डिवाइड होगा 3 प्लेन में, तो वहां भी तो सर 3 प्लेन में डिवाइड हो रहा था, यहां भी 3 प्लेन्स में डिवाइड होगा, लेकिन यहां पर एक प्रॉपर क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, बट दे फॉर्म अ क्यूब लाइक कॉन्फ़िगरेशन। क्यूब जैसा कॉन्फ़िगरेशन यहां पर बनता है, जैसे क्यूब होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। जैसे एक सेल ये रहा, दूसरा सेल ये रहा, तीसरा सेल ये रहा, चौथा सेल ये रहा, 4 ही उसके पीछे अपन को और नजर आएंगे, उसके पीछे भी अपन को ऐसे ही 4 नजर आएंगे। तो टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 8 हो रहे हैं। ठीक है, 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्यूब लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जिसमें 8 या 16, कंसिस्टिंग 8 और 16 सेल, जिसमें 8 या फिर 16 सेल जो है वो हो सकते हैं। याद रखिएगा, वो तो कॉन्फ़िगरेशन कितना ही बड़ा बना सकते हो आप, चाहो तो फिर 64 का बना लो, 64 का भी बन सकता है, उसका भी बन सकता है, 64 सेल का भी बन सकता है बनने को। तो ठीक, कुल मिलाकर के मुद्दा ये नहीं है कि कितने का बने, वो 8 का बन सकता है, 16 का बन सकता है, 64 64 का बन सकता है। पॉइंट ये है कि यहां पर ये कैसा बनाएगा? क्यूब जैसा बनाएगा। और वही 3 प्लेन में डिवीजन होगा, यहां पर क्यूब बनेगा, और यहां पर भी 3 प्लेन में डिवीजन हो रहा है, लेकिन यहां पर एक इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन बन करके तैयार हो रहा है। मतलब यहां पर कोई ढंग का शेप नहीं है, जबकि यहां पर एक प्रॉपर शेप बन रहा है, एक रेगुलर शेप यहां पर आ रहा है। इरेगुलर शेप नहीं है, एक रेगुलर शेप यहां पर है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिखना इसमें, सारसिना ल्यूटिया, सारसिना ल्यूटिया, ये इसका एग्जाम्पल याद रखो आप, सारसिना ल्यूटिया। क्लियर? चलो अब आते हैं हम लोग दूसरी कैटेगरी पर। सबसे पहली कैटेगरी कोकस हो गई, अब दूसरी जो कैटेगरी है यहां पर वो है बैसिलस। कौन सी है दूसरी कैटेगरी? दूसरी कैटेगरी है यहां पर बैसिलस। अब जैसे बैसिलस, जैसे हमने कहा कोकस और कोकाई, ऐसी बैसिलस और बैसिलाई होता है। अब जैसे ये बैसिलस है, तो ये क्या है? बेसिकली एक सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, ऐसे ही एक बैसिलाई होता है, जैसे बैसिलस हो गया, एक बैसिली होता है, या बैसिलाई, जो भी आप बोलना चाहो, ये प्लूरल है, बस इतना अंतर है, बाकी की दोनों चीजें सेम है। ज्यादातर जो बैक्टीरिया है ना वो इसी ग्रुप में आते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया, इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो अपन को मिलेंगे ना वो इसी में मिलेंगे, बैसिलस में। इनका शेप कैसा होता है सर? ये रॉड शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? ये रॉड शेप के बैक्टीरिया है। रॉड शेप यानी कि इस तरीके के अपन को देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे रॉड शेप के अपन को देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया ई कोलाई, ई कोलाई से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं। आ गई बात समझ में? ये है आपके बैसिलस। फिर इसमें हम बात करें, एक होता है स्पाइरोलम, स्पाइरोलम, स्पाइरोलम बैक्टीरिया, स्पाइरोलम या स्पाइरेला भी अपन इसको बोल सकते हैं। एक मिनट, स्पाइरेलम होगा,
स्पाइरिलम, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग स्पाइरिला। जैसे स्पाइरुलम क्या है, ये एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, और एक होता है स्पाइरिला। स्पाइरिला जो है ये एक प्लूरल वर्ड है। एक ये है आपका, ये स्पाइरल शेप के होते हैं, ऐसे घुमावदार होते हैं। कैसे होते हैं ये, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया है। स्पाइरल शेप मतलब इस तरीके के, इस तरीके के होंगे, हालांकि इतना बड़ा नहीं होगा, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भाई। ऐसे स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल जैसे स्पाइरुलम बोल्यूटन, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना। स्पाइरुलम बोल्यूटन एक ये बढ़िया एग्जाम्पल है, स्पाइरुलम बोल्यूटन। एक ट्रिपोनीमा है, ट्रिपोनीमा, ये भी इसी में आता है, स्पाइरल बैक्टीरिया के अंदर या स्पाइरुलम बैक्टीरिया के अंदर। एक होता है इसमें विब्रियम, चौथी जो कैटेगरी है वो है विब्रियम। अब जैसे विब्रियम है, जैसे हमने स्पाइरुलम पढ़ा, ऐसी विब्रियम। विब्रियम क्या है, विब्रियम एक सिंगुलर वर्ड है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा विब्रियो। और विब्रियो नाम से आपने बहुत सुना होगा, क्वेश्चन भी ज्यादातर विब्रियो नाम से ही आता है। ये एक प्लूरल वर्ड है विब्रियो। ये कॉमा शेप के बैक्टीरिया है। कॉमा, कौन सा कॉमा, वो पेशेंट कॉमा में चला गया वो नहीं, इंग्लिश में अपन जो कॉमा लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, बिल्कुल कॉमा शेप के बैक्टीरिया है। जैसे ऐसे ऐसे होते हैं, बिल्कुल ये कॉमा शेप के, बिल्कुल ऐसे ऐसे कॉमा शेप के बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल में जैसे विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, ये इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, विब्रियम बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ये हो गई टोटल 4 कैटेगरी। पहली कैटेगरी कौन सी, कोकस, दूसरी बैसिलस, तीसरी स्पाइरुलम, और चौथी आपकी विब्रियम। ये 4 कैटेगरी हैं शेप के बेसिस पर। अब इसमें और तरह की बहुत सारी बातें हैं, जैसे एक इसमें शब्द होता है मोनोमॉर्फिज्म। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है नीट के लिए, वो जरा आप देख लेना। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो ICAR-UG का एग्जाम होता है ना, उसमें भी बहुत जरूरी है। क्या है, जैसे एक टर्म है यहां पर मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, नाम सुने हो पहले कभी ये, मोनोमॉर्फिज्म बहुत जरूरी है। मोनोमॉर्फिज्म मतलब एक बैक्टीरिया जो है वो अगर कभी अपने एक सिंगल फॉर्म में ही रहता है, अपने सिंगल फॉर्म में रह रहा है, खास करके वो कब बदलेगा अपने आप को, जब वो किसी होस्ट पर अटैक करेगा तब, नहीं तो वो हमेशा अपने एक ही फॉर्म में रहेगा, अपने शेप को कभी चेंज नहीं करेगा। उसको बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। नाम से भी समझ में आ रहा है, मोनो, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसकी एक ही मॉर्फोलॉजी रहेगी, जीवन भर उसकी एक ही मॉर्फोलॉजी रहेगी। कब बदलेगा वो, जब वो अपने होस्ट में अटैक करेगा तब, नहीं तो वो हमेशा एक ही फॉर्म में रहेगा। अब बैक्टीरिया नॉर्मली रिमेन इन सिंगल फॉर्म, वो एक ही फॉर्म में रह रहा है, अपने आप को कभी चेंज नहीं कर रहा। कब चेंज करेगा, जब उसको होस्ट में अटैक करना होगा तभी, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमॉर्फिज्म। ऐसा ही एक शब्द होता है प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म ऐसा हो गया एक दूसरा प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म वो होता है जिसमें एक सिंगल बैक्टीरिया कई सारे मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक ही बैक्टीरिया है और वो अपना रूप बदल रहा है। सिंगल बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, कभी वो उस रूप में, कभी वो उस रूप में। बहरूपिया है ये। कौन है, बहरूपिया है, एक सिंगल बैक्टीरिया है जो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं अपन प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया।
सच बैक्टीरिया कॉल्ड प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? प्लियोमॉर्फिज्म। एंड सच फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लियोमॉर्फिज्म। और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग क्या? प्लियोमॉर्फिज्म। किसी को कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, जैसे राइजोबियम, राइजोबियम हो गया, जैसे एजेटोबैक्टर हो गया, ये इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, मोनोमॉर्फिज्म और अपना प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो मोनोमॉर्फिज्म और प्लियोमॉर्फिज्म सबसे बेस्ट। इसमें आपको यही एग्जांपल बताऊं, राइजोबियम का सबसे बेस्ट लिख लेना यहां पर, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया में ये ना मीडियम के हिसाब से अपना शेप चेंज करते हैं। मीडियम के हिसाब से, जैसा मीडियम होगा वैसा ये शेप चेंज कर लेंगे। बैक्टीरिया चेंज दियर शेप अकॉर्डिंग टू द मीडियम। यहां पर ये जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं ना, ये अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। चेंज दियर शेप अकॉर्डिंग टू दी मीडियम। किस तरह के मीडियम में वो है, उसी मीडियम के हिसाब से वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको एग्जांपल दिया ना राइजोबियम का। राइजोबियम मीडियम के हिसाब से शेप चेंज कर लेता है। इसके बेसिकली एक्स फॉर्म, बाई फॉर्म और जेड फॉर्म, 3 फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। ये प्रेजेंट इन एक्स फॉर्म, बाई फॉर्म एंड जेड फॉर्म। 3 फॉर्म में अपन को देखने के लिए मिलेगा। ये 3 फॉर्म जो है, इसमें से रॉड शेप का भी मिल जाएगा, ओवल मोटाइल भी मिल जाएगा और इरेगुलर ब्रांच भी मिल जाता है। यानी कि ये एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में, एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। ठीक है, तो ये रॉड शेप में भी मिलेगा, ओवल में भी मिलेगा और इरेगुलर भी मिलेगा। इरेगुलर यानी कि जो बंच शेप में होता है ना, इरेगुलर बंच शेप में, ऐसे भी अपन को देखने के लिए मिल जाता है। इसका जो ओवल होता है वो मोटाइल भी होता है, मूव कर सकता है वो। तो रॉड शेप का, ओवल, मोटाइल और इरेगुलर शेप में भी अपन को देखने के लिए ये मिल जाते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक, ये तो हमने बात की बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की, जो उसके शेप के बेसिस पर थे। अब ऐसे ही बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन न्यूट्रिशन के बेसिस पर भी है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अभी हमने जो कुछ पढ़ा वो सब शेप के बेसिस पर है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, और ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। अभी हमने शेप के बेसिस पर पढ़ा, अब न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम लोग पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम यहां पर 2 कैटेगरी बना रहे हैं बैक्टीरिया की। कितनी कैटेगरी बना रहे हैं बाबू? 2 कैटेगरी हम लोग बना रहे हैं। कौन कौन सी है वो 2 कैटेगरी? एक तो वो है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी उनको कहेंगे ऑटोट्रॉपिक। एक तो है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया यानी कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और एक वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जिनको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये तो अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हो, कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, इट्स ओन फूड। ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, यानी कि ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर। ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाना खाने के लिए। कौन? हेट्रोट्रॉपिक। हम भी तो हेट्रोट्रॉपिक ही हैं। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे
ऑटोट्रॉपिक है। अब ऑटोट्रॉपिक में भी हमारी दो कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है ऑटोट्रॉपिक में भी? दो कैटेगरी है। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक। आ रही है बात समझ में? ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब फोटो का मतलब क्या है? वो अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय यूजिंग द लाइट। सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ये अपना खाना खुद बना रहे हैं और किसका इस्तेमाल करके बना रहे हैं? बाय यूजिंग दी लाइट। यानी कि यहां पर जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? लाइट है। जैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं ये लोग। कीमो ऑटोट्रॉपिक में ये केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ये भी अपना खाना खुद बना रहे हैं और ये किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बाय यूजिंग द केमिकल्स। ये केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी एक आधा लिखो, जैसे क्लोरोबैक्टीरियम। इसमें लिख लो क्लोरोबैक्टीरियम। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिख लो आप लोग, बैगियोटोआ। ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है आपका, बैगियाटोआ करके है, ठीक है, बैगियाटोआ। ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। ऐसे हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया को भी हम डिवाइड कर रहे हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब इसमें भी हम लोग दो कैटेगरी बना रहे हैं। एक होते हैं फोटो हिट्रोट्रॉप और एक होते हैं कीमो हिट्रोट्रॉप। ये भी दो टाइप के हैं, या फिर हम कहें इसमें भी दो कैटेगरी हैं। दो कैटेगरी हैं। एक होते हैं फोटो हेटेरोट्रॉप, फोटो हेटेरोट्रॉप, और एक होते हैं कीमो हेटेरोट्रॉप, कीमो हेटेरोट्रॉप। आ रही है बात समझ में? एक फोटो हेटेरोट्रॉप और एक कीमो हेटेरोट्रॉप। एग्जाम्पल जैसे फोटो हेटेरोट्रॉप में है रोडोस्पाइरुलम। एग्जाम्पल का ही तो खेला है पूरा। रोडोस्पाइरुलम ये है भाई इसका एग्जाम्पल। और कीमो हेटेरोट्रॉप में अच्छा एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि ई कोलाई जो होता है आपका, इसेरेचिया जिसको अपन लोग बोलते हैं, एस्चेरेशिया जिसको अपन बोलते हैं, चेरेशिया, ये जिसको शॉर्ट में ई बोलते हैं। यही तो है भाई आपके जो ई कोलाई होते हैं ना, वो यही तो होते हैं। ई कोलाई में जो ई होता है, इस ई का मतलब क्या है? यही तो है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि ई कोलाई में ई का मतलब क्या होता है। ई कोलाई में ई का मतलब होता है एस्चेरेशिया, एस्चेरेचिया। अब स्पेलिंग यूज की ऐसी है तो क्या करें, ठीक, याद रखना है इसमें। तो आते हैं भाई एक एक करके पढ़े। सबसे पहले हम बात करें यहां पर ऑटोट्रॉप की। ऑटोट्रॉप, देखो ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप मतलब जो नॉन पैथोजेनिक है, फ्री लिविंग है और अपना खाना खुद बनाते हैं। पहली चीज ये नॉन पैथोजेनिक है। सीधी सी बात है, नॉन पैथोजेनिक तो होंगे ही ना भाई। देखो बैक्टीरिया को क्या पड़ी है कि वो किसी और पर अटैक करे। अगर वो अपना खाना खुद बना लेता है तो भाई दूसरों पर अटैक क्यों करेगा? जैसे कोई बैक्टीरिया मेरे ऊपर अटैक करता है तो वो क्यों करता है? खाना खाने के लिए। हर किसी को खाना चाहिए। और अगर वो अपना खाना खुद से बना सकता है तो वो काय के लिए किसी पर अटैक करेगा? क्यों किसी में बीमारी करेगा? नहीं करेगा ही नहीं। तो ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं और किसी पर डिपेंड नहीं होते। वो तो खुद बना लेते हैं अपना खाना, वो काहे को किसी पर डिपेंड होंगे? तो वो कैसे हैं? नॉन पैथोजेनिक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, टेंशन फ्री, अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ये बैक्टीरिया अपना खाना बनाने के लिए या तो लाइट या फिर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। दीज बैक्टीरिया यूजेस लाइट और केमिकल एज अ एनर्जी सोर्स। ध्यान रखिएगा,
एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो सोर्स है वो या तो लाइट रहेगा या फिर यहां पर एनिमल रहेगा, और उससे वो अपना खाना खुद बना लेंगे। फॉर दियर ओन फूड सिंथेसिस, अपना खुद का खाना ये बनाते हैं। बस उसमें जब इनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि एनर्जी कहाँ से लाएंगे, तो वो या तो लाइट से लेते हैं या केमिकल से लेते हैं। यानी कि अगर ये लाइट से ले रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो गए, और अगर वो केमिकल से एनर्जी ले रहे हैं तो वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो गए। ठीक है। अगर वो यहां पर लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ लाइट यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी के सोर्स की तरह पर वो लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोलेंगे उनको फोटोट्रॉप या फोटो ऑटोट्रॉप या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, पूरा लिख लीजिए आप तो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। और अगर वो केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ केमिकल यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो फिर उसको बोलेंगे हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो उसको फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हम लोग बोल देंगे। आ गई बात समझ में? चलो पहले फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। हेडिंग डाल देना फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। बता ही दिया है, काफी सारी चीजें तो आपको पता चल गई। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मतलब ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं लेकिन लाइट को वहां पर यूज करते हैं एज अ एनर्जी। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं। इन्हीं को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप भी बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप। इन्हीं को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप। ये अपना खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं। दे सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग लाइट एज अ एनर्जी सोर्स, एज अ एनर्जी सोर्स। इनको लाइट की जरूरत पड़ती है एनर्जी सोर्स के तौर पर। वो होते हैं आपके फोटो ऑटोट्रॉप या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ये लाइट को कैसे पकड़ेंगे भाई, लाइट को कैसे कैप्चर करेंगे? इनके पास कुछ पिगमेंट होते हैं जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो बेरिडिन, टू कैप्चर द लाइट। भाई लाइट से ये एनर्जी लेंगे ना, इनको लाइट चाहिए एनर्जी सोर्स से, तो लाइट को कैप्चर कैसे करेंगे? तो टू कैप्चर द लाइट एनर्जी, लाइट की अंदर की जो एनर्जी है उसको कैप्चर करने के लिए ये जो बैक्टीरिया हैं इनके पास होते हैं पिगमेंट। दीज बैक्टीरिया कंटेन पिगमेंट्स लाइक, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जैसे बैक्टीरियो विरिडिन, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जैसे बैक्टीरियो बेरिडिन। ये है। कुछ तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है जिनके अंदर हाइड्रोजन डोनर या जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो पानी नहीं होता, तो वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं ऑक्सीजन के दौरान। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है, नॉर्मली अगर किसी ने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा होगा तो उसको पता होगा। फोटोसिंथेसिस जब होती है तो उस फोटोसिंथेसिस के अंदर यानी कि ड्यूरिंग द जब उस लाइट को कैप्चर करते हैं और कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन सोर्स का इस्तेमाल करके ग्लूकोज अपने लिए बनाते हैं, तो उस दौरान वहां पर हाइड्रोजन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनर की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोजन डोनर या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन डोनर, हाइड्रोजन डोनर या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर की वहां पर हमको जरूरत पड़ती है। तो यहां पर बैक्टीरिया के अंदर ये हाइड्रोजन डोनर कुछ है, सबके अंदर बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन डोनर या इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो पानी नहीं होता। अरे 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 अरे, इज नॉट वाटर, इसको हटा दो ना, अंडरलाइन क्यों कर रखा है फालतू में। इज नॉट वाटर, वो पानी नहीं होता, यानी H2O नहीं होता। और जब पानी का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे तो फिर ये ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज करते। सो
दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। और ऐसे फोटोसिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं एन ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। सच फोटोसिंथेसिस कॉल्ड नॉन ऑक्सीजेनिक। देखो ये तो आप सभी लोग जानते हो कि ऑक्सीजन कहां से निकलता है, तो भाई ऑक्सीजन जो है वो प्लांट रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो प्लांट में बेसिकली होता क्या है इसको थोड़ा आप समझना। जैसे ये पेड़ है, कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, ये मान लीजिए कोई प्लांट हो गया। अब हम कह रहे हैं सर ये प्लांट जो है ना, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को खींच रहे हैं। ये बात तो सही है, सभी लोग जानते हैं प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ये कहां पर इसका लेन देन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में इसका लेन देन चल रहा है। तो जब फोटोसिंथेसिस चलती है ना, तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपने लिए खाना बनाता है। तो करते क्या है भाई वो फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस वहां पर करते क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और 6 ही H2O ले लिए। 6 ले लो या 12 ले लो, 12 ले लोगे तो 6 H2O उधर निकाल देना। चलो 12 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 H2O ले लिए। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहां से लिया इसने, प्लांट ने, एटमोस्फियर से ये गया। पानी कहां से आया, पानी भाई इसको इसकी जड़ों से मिल गया, इसकी जड़ों से मिल गया। ये क्या है भाई, इसकी ये रूट है, इसकी जड़ जो होती है वो पानी को मिट्टी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो इसकी जड़ों से पानी मिल गया। यहां पर इनको चाहिए सूरज की रोशनी, और इस सूरज की रोशनी को कैप्चर करने के चाहिए क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए। और यहां पर बन जाएगा क्या फिर, C6H12O6। ये बन गया भाई इनका खाना। फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने अपने लिए क्या बना लिया, खाना बना लिया। और साथ साथ में यहां पर निकल गया क्या, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, अब चूंकि रिएक्शन को बैलेंस करना है तो 6 H2O और जोड़ दो इसमें, तो 6 H2O हमने और जोड़ दिए। अब ये जो ऑक्सीजन बाहर निकला है, ये ऑक्सीजन जो है वो एटमोस्फियर में चला जाएगा, जिससे हम लोग सांस ले पा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो ऑक्सीजन आया वो कहां से आया, ये ऑक्सीजन आया इस पानी से। ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसी फोटोसिंथेसिस के अंदर, इसी फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट रिएक्शन होती है, और उस लाइट रिएक्शन में पानी का फोटोलाइसिस होता है। H2 जो होता है ना, उसका फोटोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस, जिसको हम लोग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। और इसी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होता है, यानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। यानी कि यहां पर अगर H2O है तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहां पर ऑक्सीजन H2O की जगह पर मान लीजिए H2S दे दूं इसको, तो जैसे मान लीजिए 6CO2 प्लस 12H2S मैंने यहां पर दे दिया, तो सब कुछ वही होगा, वही सारी चीजें होंगी। सनलाइट होगा वहां पर, वही पिगमेंट मौजूद होगा, वही आपका C6H12O6 प्लांट बनाएगा। लेकिन अब ऑक्सीजन की जगह यहां पर वो क्या रिलीज करेगा, वो सल्फर रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, सल्फर रिलीज करेगा, ठीक है, और 6H2S वापस बना देगा। तो यहां पर ये सल्फर रिलीज करेगा बस जो है। तो यहां पर अगर वो H2O इस्तेमाल कर रहा है तो ऑक्सीजन निकलेगा। तो हम लोग यहां पर क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पानी का इस्तेमाल नहीं करते। यहां पर ये जो H2O है ना, ये H2O यही तो है यहां पर जो कि काम कर रहा है हाइड्रोजन डोनर और इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। नॉर्मली जो प्लांट फोटोसिंथेसिस होता है, नॉर्मली द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो H2O है उसका यूज किया जाता है एज अ हाइड्रोजन डोनर, और कहें अपन इलेक्ट्रॉन डोनर, और इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। इसलिए जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो प्लांट्स इवॉल्व्स ऑक्सीजन, इसलिए प्लांट ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं।
लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो H2O का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बट सम बैक्टीरिया, सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कुछ ऐसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो किसी और चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। डू नॉट यूज वाटर, वो H2O का इस्तेमाल नहीं करते हैं एज अ हाइड्रोजन डोनर, हाइड्रोजन डोनर और इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इसलिए वो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते। सो दे डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसलिए वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इसीलिए उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है। सच फोटोसिंथेसिस कॉल्ड, इस तरह की फोटोसिंथेसिस को क्या कहा जाता है? नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, जबकि फोटोसिंथेसिस में तो ऑक्सीजन आता है। ठीक, तो ये क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ये नॉन ऑक्सीजेनिक के अंदर यहां पर ये H2O की जगह इस्तेमाल करते हैं H2S। हेयर बैक्टीरिया यूजेस H2S इन प्लेस ऑफ H2O। H2O की जगह पर ये क्या इस्तेमाल करते हैं? H2S का इस्तेमाल करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर या हाइड्रोजन डोनर के तौर पर ये H2S का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते बेचारे। एग्जाम्पल जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल जरूर लिख लेना यहां पर। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। ये अपना खाना खुद बना रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं अपनी फोटोसिंथेसिस में। एग्जांपल में जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इसमें भी कौन? क्रोमेशियम, क्रोमेशियम नाम का बैक्टीरिया है। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं बाबू, ये बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल। ऐसे एक होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक ये है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जैसे क्लोरोबियम, क्लोरोबियम ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल है, क्लोरोबियम। एक होता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर, पर्पल सल्फर हो गया, एक पर्पल नॉन सल्फर। पर्पल नॉन सल्फर में आता है जैसे रोडोस्पाइरुलम, रोडोस्पाइरुलम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक रोडोस्यूडोमोनास भी होता है, ये भी लिख लेना, रोडोस्यूडोमोनास ये भी होता है। तो रोडोस्पाइरुलम भी है और एक रोडोस्यूडोमोनास भी है, ये पर्पल नॉन सल्फर है। तो ये तो हो गए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। अब इसकी बात करें हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप की, इनको हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप। किस नाम से जाना जाता है इनको? कीमो ऑटोट्रॉप के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये क्या करते हैं भाई? ये एनर्जी कहां से लाएंगे? ये एनर्जी लाते हैं केमिकल से। ये क्या करते हैं? केमिकल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। दे यूजेस द एनर्जी, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल, ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल। कुछ केमिकल का ये ऑक्सीडेशन करते हैं, वहां से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का ये इस्तेमाल कर लेते हैं अपना खाना बनाने में, टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। यानी खाना तो ये भी बना लेते हैं, बस ये लाइट की जगह पर केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी सी बात है।
तो कई सारे ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं, कई सारे हैं। दीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस मैनी इनऑर्गेनिक, कई प्रकार के इनऑर्गेनिक केमिकल हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज करते हैं और वहां से निकालते हैं एनर्जी। जैसे कुछ एग्जांपल तो बताओ, जैसे कि आपने सुना होगा एक नाइट्राइट या नाइट्रेट, नाइट्रेट का नाम सुना होगा। पहले बेसिकली नाइट्राइट है, नाइट्राइट सही लिखो, नाइट्रेट तो बाद में बनता है, नाइट्राइट ही सही है। जैसे नाइट्राइट, आईएमपी लगा देना, नाइट्राइट हो गया। जैसे कि आपका अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया का भी इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया। ये इनऑर्गेनिक केमिकल है, इनऑर्गेनिक से मतलब है कि इनके अंदर कार्बन नहीं होता। इनको ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और ऑक्सीडाइज करने के बाद इनसे निकलती है एनर्जी। इनसे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, और उन एनर्जी को फिर वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसका जिक्र किया है। अगर आपकी मेमोरी ठीक है तो आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 बैक्टीरिया बताए थे, दोनों नाइट्रीफाइंग थे। कौन कौन से थे वो, याद करो दिमाग में, नाइट्रोसोमोनास, और दूसरा कौन सा बताया, नाइट्रोबैक्टर। अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है, और याद नहीं है तो बेटा बादाम खाओ। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होता है ना उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, दोनों की दोनों। दे ऑक्सीडाइजेस नाइट्रोजिनस कंपाउंड, नाइट्रोजिनस कंपाउंड को ये ऑक्सीडाइज करते हैं टू रिलीज द एनर्जी, जिससे एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को ये इस्तेमाल कर लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, एंड यूज दिस एनर्जी, और फिर उस एनर्जी को ये इस्तेमाल कर लेते हैं टू सिंथेसाइज इट्स फूड, टू सिंथेसाइज इट्स फूड, और अपना खाना बनाने में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अमोनिया है, अमोनिया है, ये अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं पहले, अमोनिया को बदलते हैं नाइट्राइट में। यहां पर बैक्टीरिया काम करता है नाइट्रोसोमोनास। कौन सा बैक्टीरिया यहां पर काम करता है, नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, फिर जो नाइट्राइट होता है वो बदल जाता है नाइट्रेट में, ये हमारे फसलों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये नाइट्रेट में बदल जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी प्लांट में जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब, जैसे एक अपना किसान है, वो किसान खेतों में फर्टिलाइजर दे रहा है, मान लीजिए उसने फर्टिलाइजर में कुछ दिया और उसमें अमोनिया था। अब उस अमोनिया को तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वहां पर ये बैक्टीरिया हुए तो प्लांट को नाइट्रेट मिल जाएगा। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अमोनिया को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा, फिर यहां पर आपका जो नाइट्रोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है ये उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देगा। पहले नाइट्रोसोमोनास ने क्या किया, अमोनिया, ये रहा आपका अमोनिया, अमोनिया को बदल दिया नाइट्राइट में। ठीक है, और नाइट्राइट को फिर बदल दिया नाइट्रेट में, किसने, नाइट्रोबैक्टर ने। और ये जो नाइट्रेट है ये आराम से प्लांट की जड़ें जो है इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और इसी दौरान निकलता है यहां से एनर्जी। ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप से एनर्जी बाहर निकलती है। ये बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां से एनर्जी बाहर निकलती है और इस एनर्जी को ये इस्तेमाल कर लेते हैं अपने खाना बनाने में। ये है ना कमाल की चीज, बड़ी शानदार चीज है। ऐसे ही है और भी, देखो एक एग्जांपल है आपका बैगीटुआ, एक एग्जांपल ये लिखो, बैगीटुआ, अभी आपको बताया था बैगीटुआ। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना उसको ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं और वहां से एनर्जी निकालते हैं। तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये तो हो गए ऑटोट्रॉप। अब आते हैं हम लोग हिट्रोट्रॉप पर। तो हिट्रोट्रॉप जो होते हैं, जैसा मैंने बताया कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और एक बात मैं आपको बता दूं, ज्यादातर बैक्टीरिया ऐसे ही होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हिट्रोट्रॉप। ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं
वो हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं। ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक नेचर के ही होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो फिर खाना कहां से लाते होंगे? ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं। दूसरों पर ज्यादातर ये क्या करेंगे? मरी हुई डेड बॉडीज को खा जाते हैं। ज्यादातर तो यही होते हैं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ दी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है ना वो डिकम्पोजर है, बहुत अच्छे डिकम्पोजर हैं, जिनकी हमारे हमारे नेचर को, हमारे एनवायरमेंट को जरूरत है। आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। कल आपको मैंने बताया था कि बैक्टीरिया सभी हार्मफुल नहीं होते, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। सोचो अगर बैक्टीरिया नहीं होते तो हमारी पूरी पृथ्वी, हमारी पूरी अर्थ डेड बॉडी से भर गई होती, डेड बॉडी से भर गई होती। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में काम आते हैं, जैसे दूध से दही बनाना। बहुत सारे हैं भाई, मैनी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कई सारे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, हैज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सोचो अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते तो हमें दही तो कभी मिलता ही नहीं। दही बनाने का एकमात्र तरीका है वो है बैक्टीरिया। जैसे मिल्क, दूध से दही बन रहा है, तो दूध से दही बन रहा है वो कौन कर रहे हैं? यही हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही तो बना रहे हैं। उनको एनर्जी मिल जाती है, खाना मिल जाता है, हमको दही मिल जाता है। जैसे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कई सारे ऐसे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं जिनसे हमें एंटीबायोटिक मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है हमारे खाने के लिए। और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है लेग्यूम्स के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन दी रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। जो लेग्यूम्स है उनकी रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर राइजोबियम। राइजोबियम भी कैसा है? एक हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो ये क्या करता है? लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों को ढूंढता है। अगर आपको कभी देखना हो ना तो आप ना कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट देखना, चना देख लेना, और पल्सेस में कोई भी दाल कोई भी हो ना उसको जाकर के देखना, उसकी जड़ों को निकालना, पूरा प्लांट उखाड़ देना और उसकी जड़ों को देखना, उसमें आपको छोटी छोटी गठाने मिलेंगी। छोटी छोटी सी गठाने बिल्कुल दिखती हैं साफ साफ, छोटी छोटी गठाने उसकी जड़ों में होंगी, वो रूट नोड्यूल्स हैं। उनके अंदर ये बैक्टीरिया रह करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। यानी इनको खाना मिल जाता है प्लांट से और प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाती है एटमॉस्फेयर से। कितनी कमाल की चीज है। और कुछ हेटेरोट्रॉपिक हैं जो कि प्लांट के लिए और एनिमल के लिए पैथोजेनिक भी हैं। एंड सम हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक टू दी प्लांट एंड एनिमल। वो प्लांट और एनिमल पर रह करके उनसे अपना खाना लेते हैं। प्लांट और एनिमल यानी कि हम इंसान भी हैं उसमें, उनको तो खाना लेने से मतलब है, तो वो खाना लेते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें भी दो कैटेगरी है, एक फोटो हिट्रोट्रॉप होते हैं और एक आपका कीमो हिट्रोट्रॉप होते हैं। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा फोटो हिट्रोट्रॉप। फोटो हिट्रोट्रॉप, इसका क्या मतलब हुआ? हेट्रोट्रॉप तो सर हमको पता है, हेट्रोट्रॉप मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। लेकिन ये फोटो हिट्रोट्रॉप, इसका क्या मतलब है? फोटो हिट्रोट्रॉप का मतलब ये है कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाइट में सरवाइव करेंगे, यानी लाइट इनके लिए जरूरी है। इस बात को ध्यान रखना, बैक्टीरिया सरवाइव इन लाइट, लाइट इनके लिए जरूरी है, लाइट इनके लिए जरूरी है, ये लाइट की प्रेजेंस में ही सरवाइव करेंगे। लेकिन कार्बन का जो सोर्स है वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, बट यूटिलाइजेस द कार्बन सोर्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, या कह सकते हैं यूटिलाइजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। ऐसे लिख लो, यूटिलाइजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये यूटिलाइज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। उससे वो अपने लिए ग्लूकोज बना लेते हैं।
ठीक है, इसलिए इनको फोटो ऑर्गेनोट्रॉप भी कहा जाता है, सो कॉल्ड फोटो ऑर्गेनोट्रॉप। इसलिए इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता ही दिया, रोडो स्पाइरुलम, फिर से लिख लो एक बार और, रोडो स्पाइरुलम। और एक और मैंने आपको बताया ना, रोडो स्यूडोमोनास, रोडो स्यूडोमोनास, एक ये एग्जाम्पल है। तो रोडो स्पाइरुलम, रोडो स्यूडोमोनास, दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गए। ध्यान रखना ये दोनों की दोनों बैक्टीरिया ऐसे हैं जो लाइट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, लाइट तो इनको चाहिए ही चाहिए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये कार्बन सोर्स की तरह पर वो अपने लिए निकाल लेते हैं एनर्जी। आ गई बात समझ में, इनको याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके ये। इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं कि ये फोटो हिटोट्रॉप है। फोटो शब्द इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि लाइट जरूरी है इनके लिए, लाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिना लाइट के ये सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर हमने शब्द जोड़ दिया क्या, फोटो हिट्रोट्रॉप। क्लियर, इन चीजों को आप लोग यहां पर याद रखना कि फोटो शब्द क्यों जोड़ा है, क्योंकि लाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है इनके लिए। और फिर होते हैं आपके एक कीमो हिट्रोट्रॉप, सॉरी, अरे 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 क्या कर दिया, फिर है कीमो हिट्रोट्रॉप, कीमो हिट्रोट्रॉप। कीमो हिट्रोट्रॉप कौन से होते हैं, जिनको लाइट की जरूरत नहीं है, कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जिनको लाइट की जरूरत नहीं है, बाकी का काम वही है, बाकी का ये भी क्या करते हैं, वही एनर्जी लेते हैं, मतलब अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, एंड यूटिलाइजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल अभी आपको जैसे बताए थे ई कोलाई, इनको लाइट की जरूरत नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बन सोर्स की तरह ये लेते हैं। ठीक है जी, आ गई बात समझ में, इनको याद रखना, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑर्गेनोट्रॉप, सो ऑल्सो कॉल्ड कीमो ऑर्गेनोट्रॉप, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप, क्या बोलते हैं इनको, कीमो ऑर्गेनोट्रॉप के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसी में आगे बढ़ेंगे, इसी में अपन कीमो की बात कर रहे हैं। कीमो हिटोट्रॉप में ये किस प्रकार के मीडियम में ग्रो कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऐसा लिख हेडिंग डाल दीजिएगा, बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ ग्रोथ, मीडियम ऑफ ग्रोथ, कि किस प्रकार का मीडियम इनको चाहिए, किस प्रकार के मीडियम में ये ग्रो करेंगे उस बेसिस पर। तो जैसे एक होता है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया क्या, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो अपना फूड लेते हैं हमेशा डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑब्टेन करते हैं फूड, ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, मरे हुए और जो ऑर्गेनिज्म सड़ रहे हैं, डिके हो रहे हैं ना, उनसे ये अपना फूड मटेरियल लेते हैं हमेशा उन पर। ये सबसे बढ़िया डिकम्पोजर माने जाते हैं, सबसे बढ़िया, जैसे बैसिलस बल्गैरिस, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बैसिलस बल्गैरिस, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये नाम जरूर याद रखना, एग्जाम्पल का ही खेला है पूरा। स्यूडोमोनास, ये भी लिख लो, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास नाम का बैक्टीरिया है। और आपका स्टेफाइलोकोकस, ये भी लिख लीजिए, स्टेफाइलोकोकस, ये बैक्टीरिया भी है। ये सब क्या है आपके, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हैं जो डेड बॉडीज पर सरवाइव करते हैं। एक होते हैं इसमें पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया, ये सब किस कैटेगरी में है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये सब की सब आपके कीमो हिटोट्रॉप में चल रहा है। ये जो है वो कीमो हिटरोट्रॉप की बात कर रहे हैं अपन, कीमो हिटरोट्रॉप की टाइप है ये सब। तो पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक वो होते हैं जो हमेशा जीवित ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं,
ऑब्टेन द फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है? अगर कोई जिंदा है वहां से वो अगर फूड ले रहा है अपना, तो वो पैरासिटिक बैक्टीरिया है। जैसे मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हो, मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया आया और मेरे यहाँ स्किन पर है और यहाँ से वो अपना खाना पीना ले रहा है, तो वो उस बैक्टीरिया को मैं क्या बोलूंगा, पैरासिटिक या सेप्रोफाइटिक? मैं तो जिंदा हूं ना, यानी कि मेरे लिविंग सेल, मेरे सेल जो है वो जिंदा है और वहां से वो उसको मार नहीं रहा है, वो नहीं चाहता कि ये सेल मरे, वो जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा, वो सेल काम करेगा और ये बैक्टीरिया वहां पर आराम से मजे करेगा, उससे खाना लेता रहेगा। ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया, जो हमेशा जीवित सेल से, लिविंग सेल से हमेशा अपना ऑर्गेनिज्म, अपना फूड जो है वो लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये वाले जो बैक्टीरिया हैं ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत बढ़िया डिकम्पोजर माने जाते हैं, बेस्ट डिकम्पोजर के तौर पर जाना जाता है। भाई कोई बॉडी अगर मर चुकी है, कोई डेड बॉडी है, तो वो तो वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं है। हम तो चाहते ही हैं कि अब ये डेड बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाए, नहीं तो ये पड़ी रहेगी यहीं पर पड़ी रहेगी, पूरी पृथ्वी हमारी डेड बॉडी से भर जाएगी। कोई जानवर मरता है, कोई पेड़ पौधा टूट करके गिर रहा है, उसको डिकम्पोज होना जरूरी है, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। पूरा खेल इन्हीं का, ये सब सफाया कर देते हैं, तो ये तो अच्छे हैं। लेकिन बुरे कौन है? बुरे ये हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया ना, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, यही तो डिसीज कॉज करते हैं, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है ये, क्योंकि ये जीवित सेल पर हैं, ये सेल को मारते नहीं है, उसको जिंदा रखेंगे। एक तरह से ये है कि भाई उस सेल से काम कराते हैं, वो बेचारा सेल काम करेगा, अपने लिए खाना इकट्ठा करेगा और ये उस खाने पर मजे करेगा, तो वहां पर वो कमजोर पड़ जाता है। ये है जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया है। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, सारा खेल एग्जाम्पल का ही है। ये पैरासिटिक बैक्टीरिया हो गए। एक और कैटेगरी होती है जिनको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं हम लोग, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एक ये होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ये ना तो सेप्रोफाइट है और ना ही ये पैरासाइट है, इनको कोई ना कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म चाहिए जिनके साथ ये मिलकर के रहेंगे और साथ में मिलकर के काम करेंगे। ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं दूसरे बैक्टीरिया के साथ या दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, दे फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं विद अदर ऑर्गेनिज्म, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं राइजोबियम का। अब राइजोबियम बेचारा जो बैक्टीरिया है ना, इसकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है सर? इसकी मजबूरी यह है कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। इसका मतलब ये हुआ ये कैसा है, ये एक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, तो ये किसी और से ले ले। अब दिक्कत ये है कि किसी और से भी नहीं ले सकता, ये सेप्रोफाइट भी नहीं है कि चलो किसी डेड बॉडी के ऊपर ग्रो कर जाए और वहां से खाना ले ले, तो ये वो भी नहीं है। तो सर ये बीमारी फैला ले, तो ये बीमारी भी नहीं फैलाता। ऐसा भी नहीं है कि चलो भाई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रह ले और वहां से बीमारी फैला ले, तो ये बीमारी भी नहीं फैलाता। कितनी बड़ी समस्या है भाई इसके लिए कि राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ये ना तो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, ना ही ये सेप्रोफाइट है कि किसी डेड बॉडी के ऊपर आराम से खाओ पियो मजे करो, वो भी नहीं कर पाता ये तो, और ना ही ये पैरासिटिक है कि कोई बीमारी वगैरह फैला ले, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रह ले। तो तीनों में से कुछ नहीं है, तो ये जिंदा कैसे रहता है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ये ना अपने लिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढता है, व्यक्ति से मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म ढूंढता है उसके साथ मिलजुल करके रहते हैं कि भाई दोनों दोस्ती कर लेते हैं, एक इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर साथ में रहेंगे, मैं तेरे को कुछ दूंगा तो उसके बदले मुझे खाना देना। अब जैसे इसने क्या ढूंढा, इसने ढूंढे लेग्यूमिनस प्लांट, जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं ना वो इसने ढूंढ लिए। तो लेग्यूम प्लांट्स के पास ये गया, बोला यार एक काम करते ना, तेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं
और मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें अगर हम दोनों साथ में मिल जाएं तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। ये प्लांट बोला अच्छा ऐसा क्या है भाई तेरे पास जो मेरे पास नहीं है। प्लांट ने कहा देख तेरे को नाइट्रोजन चाहिए और तेरे को नाइट्रोजन तेरा किसान देता है, ढेर सारा फर्टिलाइजर देगा तब तेरे को नाइट्रोजन मिलेगा। यही है ये प्लांट जो है, इस प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बहुत जरूरी है इसकी ग्रोथ के लिए, फॉर दियर ग्रोथ। अब ये नाइट्रोजन कहां से लेता है, तो ये नाइट्रोजन कहां से लेता है, इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट है वो एब्जॉर्ब करती है नाइट्रोजन को, एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम दी सॉइल, फ्रॉम दी सॉइल। अब मिट्टी में क्या नाइट्रोजन की कोई कुआं खुदा है क्या नाइट्रोजन का, मिट्टी में तो नाइट्रोजन की कमी रहती है, अपने पूरे भारत में हर जगह मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। अब वो नाइट्रोजन या तो किसान देगा, अब किसान को बहुत सारा नाइट्रोजन देना पड़ता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया यहां पर आया, उसने कहा देख ये समस्या ना मैं सॉल्व कर दूंगा तेरी भाई, तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोले क्या, बोले एक काम करते हैं, मेरे पास एक एक तरीका है लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे तेरी जरूरत है। बोले क्या, ये राइजोबियम बैक्टीरिया इसके पास गया, बोले मुझे ना अपनी रूट में रहने के लिए जगह दे। प्लांट बोला अच्छा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मुझे एक माहौल मिलेगा, मुझे एक क्या है, मुझे अंदर ना एक एनएरोबिक कंडीशन चाहिए। तो वो क्या करता है, अच्छा ऐसी बात है चल तू एक काम कर, मेरे जड़ों में ऐसे छोटे छोटे से नोड्यूल बना ले। और ऐसे बनते हैं, अगर आप कोई भी पल्सेस, कोई भी दलहनी क्रॉप, दाल वाली जो क्रॉप है ना, जैसे चना हो गया, अरहर हो गई, मूंग हो गई, कोई भी पल्सेस क्रॉप हो, उसकी जड़ों को आप देखना उसमें ऐसे ऐसे नोड्यूल आपको मिलेंगे। और ये नोड्यूल ना पिंक कलर के होते हैं क्योंकि इनमें पाया जाता है लैग हीमोग्लोबिन, जो वहां पर ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता है, एन एरोबिक कंडीशन बनाता है। और उस एन एरोबिक कंडीशन में एक एंजाइम होता है यहाँ पर नाइट्रोजिनेस, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करा देता है। ठीक है, तो ये है, तो ये बैक्टीरिया आया, इसने कहा कि एक काम करते यार, तू ना मुझे रहने के लिए जगह दे दे। तो इसने कहा कि चल ठीक है, मेरी जड़ों में तू नोड्यूल बना ले, अपने छोटे छोटे घर बना ले और उसके अंदर रहे। तो वहां पर ये बन गए क्या, रूट नोड्यूल, रूट नोड्यूल बन गए। और इस रूट नोड्यूल के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया आकर के रहता है, और वहां पर इस रूट नोड्यूल में ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमोस्फियर से नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन, सिंपल सा लिख लो, फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर। सोचो हमारे एटमोस्फियर में तो ढेर सारा नाइट्रोजन है, भर भर के नाइट्रोजन हमारे एटमोस्फियर में, कोई कमी नहीं है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, हवा में से नाइट्रोजन को खींचता है और उसको यहाँ पर इस प्लांट को प्रोवाइड करा देता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि अगर मैं गेहूं की बात करूं तो पता है गेहूं के अंदर कितना नाइट्रोजन देना पड़ता है, 120 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, इतना नाइट्रोजन देना पड़ता है मैं गेहूं में। वहीं अगर मैं चने की बात करूं, चना, चना क्या है, चना एक लेग्यूम है। चना क्या है भाई, चना एक लेग्यूम है, उसमें मात्र 20 किलो से काम हो जाता है। देख रहे हो कितना अंतर है, यहां पर केवल 20 किलो से काम हो जाता है, 20 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। सोच लो आप, केवल 20 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर में ही काम हो जाता है। तो कितना अंतर है भाई, कहां गेहूं में किसान को 120 किलो नाइट्रोजन देना पड़ रहा है, 120 किलो एक हेक्टेयर में, और कहां चने के अंदर जो कि एक लेग्यूमिनस है उसमें मात्र 20 किलो में ही काम हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि चना जो है वो एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, इसकी जड़ों में ये बैक्टीरिया रहते हैं, वहां पर ये एटमोस्फियर से नाइट्रोजन ले लेते हैं, एटमोस्फियर से नाइट्रोजन, तो दोनों साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। तो ये बैक्टीरिया ने क्या किया भाई, इसके लिए नाइट्रोजन दे दिया, उसके बदले में प्लांट उसको खाना दे देगा। क्योंकि ये वाला जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये तो ना बेचारा अपना खाना खुद बना सकता, ना ये डेड बॉडी पर रह सकता है, और ना ही ये किसी को बीमारी कर सकता है, उसको तो चाहिए कुछ खाने के लिए। तो वो खाना उसको कहां से मिल जाएगा, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशनशिप में मिल जाएगा। तो यहां पर ये क्या है भाई, इसके रूट नोड्यूल है, ये रूट नोड्यूल्स है। ठीक है, इस रूट नोड्यूल के अंदर हमें मिलेंगे ये बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं, ये है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया और ये रूट नोड्यूल्स किस में है, लेग्यूम्स में है। ये बनाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, बोले तू मेरे काम आ और मैं तेरे काम आऊंगा। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। क्या फायदा पहुंचाएंगे, ये राइजोबियम क्या करेगा, ये फिक्स करेगा
नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमोस्फियर, फ्रॉम द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर से नाइट्रोजन को फिक्स करेगा और उसको प्रोवाइड कराएगा किसको, प्रोवाइडेड टू प्लांट, और प्लांट को देगा जा मजे कर, तेरे मजे मजे हैं। बदले में ये प्लांट क्या करेगा भाई, बदले में ये प्लांट जो है, और ये जो प्लांट है ये सप्लाई करेगा उसको खाना, बोले मैं तुझे खाना दे रहा हूं, सप्लाई दी फूड टू दी बैक्टीरिया, उस राइजोबियम को बदले में वो खाना दे देगा। बस राइजोबियम को तो खाने से मतलब है, उसको खाना मिल रहा है और प्लांट को वो मिल रहा है, तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इसको कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आ गई बात समझ में? तो बैक्टीरिया क्या कर रहा है भाई, हवा में से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उसको दे रहा है, किसको दे रहा है, प्लांट को दे रहा है, और प्लांट बदले में उस बैक्टीरिया को खाना दे रहा है। क्लियर? ये हो गया भाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वो हो गया कंप्लीट। क्लियर? इसमें किसी को मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें मैंने बहुत आसान करके और बहुत सिंपल सिंपल तरीके में आपको समझा दी गई है। ठीक है जी, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।